खुशखबरी की बात है मेरे दोस्त कि आज ये मैथ का पेपर देख रहे हो ना, ये मैथ का पेपर, तो आज हम जो मैथ के वीडियो में बताया हूँ ये सब पेपर में वही आया। देखिए मेरे एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को हल करके आया। आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब के सब सही टिक लगाया है और जो भी मैं बताया था सब एग्जाम में आया है मेरे दोस्त। तो आप सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, आप सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और ये खुशी है कि आप सब ने मुझे सपोर्ट किया। तो मिलते हैं फिर से। आइए मैं किस पेपर के साथ चलता हूं, तो सामाजिक विज्ञान, क्योंकि कल दिनांक 20/1/2026 दिन मंगलवार को आपका पेपर होने वाला है जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लिया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो पेपर 2026 में हो रहा है तो 2025 करके दे रहा है। सामाजिक विज्ञान का पेपर है किसका, तो प्री बोर्ड का। किसका, प्री बोर्ड वाला पेपर होगा आपका। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुविकल्पी प्रश्न। और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छा मेरे चैनल को सपोर्ट किए और आप सब इस वीडियो को, जो सामाजिक विज्ञान का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप सब विकल्प याद करके जाना, क्योंकि कल यही पेपर आने वाला है आपके सामने। आप सब देखिए, बिना वेट किए हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ऑटो वान बिस्मार्क का जो संबंध किस देश से है, किस देश से है, तो विकल्प नंबर बी जर्मनी से। किस देश से है, जर्मनी से। आप इसको याद कर लीजिएगा, किससे है, जर्मनी से है। आइए फिर मिलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए फास्ट और करेंगे सॉल्व, बहुत अच्छे से करेंगे हल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जालियांवाला बाग, ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप याद रखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो। जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, तो बताइए। यहाँ पे हुआ था कब, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। विकल्प नंबर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इसी प्रकार कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IME की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना कब हुई थी आप जानते हैं, विकल्प नंबर डी 1944 में। कितना हुआ था, 1944 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में। अब देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति कितने सन में हुई थी, 1779 में। विकल्प नंबर वाला बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है कि समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था, विकल्प नंबर बी बाल गंगाधर तिलक ने। इसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन हम पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पे हुआ था, तो वो हम लोग का सबसे कह सकते हैं कि सबसे पिछड़ा हुआ जो भारत देश है मेरे दोस्त, यानी कह सकते हैं कि चाइना इससे बहुत आगे है। तो जाति और धर्म के आधार पे भारत को ही क्या किया गया था, जाति और धर्म के आधार पर अलग किया गया था, विभाजन किया गया था। तो इसमें भी विकल्प नंबर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो राज्य भाषा है। किस प्रकार की भाषा है, राजभाषा। किस प्रकार की भाषा है, राजभाषा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि महात्मा गांधी का विचार था, महात्मा गांधी का विचार क्या था, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। इनका विचार यही था कि धर्म को किसी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, उनका धर्म यही था, वही बताया महात्मा गांधी। तो इसमें भी विकल्प नंबर ए वाला ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, और ये 100% कल एग्जाम में मिलेगा दोस्त। आप सब बहुत अच्छे से पढ़ लो, अपने मित्रों को भी शेयर कर दो, क्योंकि जो बच्चे कल प्री बोर्ड क्लास 10th का पेपर देने जाएंगे उनको यही क्वेश्चन मिलेगा और यही फेस करेंगे और फटाक से आप सॉल्व करके आना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, तो आप देख सकते हैं कि विकल्प नंबर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की जो विरोधी होती है, यही वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। यही वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र संबंधित है, तो पारदर्शी शासन भी होता है, उत्तरदायी शासन भी होता है, वैध शासन भी होता है। मेरे दोस्त समझाने का टाइम नहीं है, अन्यथा मैं आपको समझा के भेजता, इसलिए विकल्प वाला डी का हो जाएगा, सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 1-2 से लेकर क्वेश्चन कहाँ तक, 10 तक। तो अब देखिए, अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ऐसे करके 20 तक। कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किसे हरा सोना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हरा सोना कहा जाता है? तो प्राकृतिक वनस्पति को। किससे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है। विकल्प वाला ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिना समय वेस्ट किए मैं आपको बता रहा हूँ और बिना कुछ किए मैं क्या कर रहा हूँ? टिक कर रहा हूँ। आइए थोड़ा सा कुछ हम मार्कर्स टिक करते हैं ताकि आपको दिखाई दे बहुत अच्छे से। देखिए, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्र के रूप में मतलब कह सकते हैं कि उपलब्ध है? कितना? 97.5 97 पॉइंट कितना? 5। यानी कि विकल्प नंबर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। नहीं दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 97 यानी इस कलर से करते हैं। ये कलर तो दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक वाला दिख रहा था, चलिए ब्लैक वाले से। विकल्प नंबर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 97.5। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लौ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? यानी किस प्रकार का संसाधन है? तो ये हो जाएगा आपका अनवीकरणीय साधन है। विकल्प नंबर डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? और कुछ बच्चे विजयपुर के हंस रहे होंगे। अरे दोस्त ऐसा नहीं है, विजयपुर हो सकता है कि कहीं और का नाम हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और विकल्प नंबर ए पे लगा देंगे टिक। मध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश विकल्प नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कौन सा उद्योग बताइए फास्ट, बोलो फटाफट। विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीमेंट। विकल्प नंबर बी वाला ऑप्शन सीमेंट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 के साथ मिलते हैं। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो उपयुक्त सभी। ध्यान से देखो, प्रति व्यक्ति यानी कि प्रति व्यक्ति के आय पे भी किया जा सकता है, औसत साक्षरता लगा सकते हैं, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पे भी हम क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। इसलिए उपयुक्त सभी विकल्प नंबर डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16वें का डी। अब कह रहा है कि 17वें का देखिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? तो विकल्प नंबर वाला सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर, यानी विकल्प नंबर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। बचा है 3 क्वेश्चन मेरे दोस्त, और 3 क्वेश्चन को करते हैं बहुत जल्दी ही कंप्लीट, और इसी वीडियो में मैं आपको पेपर दिखा दूंगा और पढ़ के बता दूंगा। आप सब बहुत अच्छे से प्रश्नों का उत्तर लिख कर आओगे, उम्मीद करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो विकल्प नंबर सी वाला यानी त्रियक के अनुसार रखा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विकल्प नंबर विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी कहाँ है? 24 दिसंबर। यस, 24 दिसंबर वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 24 दिसंबर इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। अब देखिए बाबू 20 यानी 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1986 में। कब बना था? 1986 में। तो आइए आप सब देखिए और बहुत अच्छे से हम क्वेश्चन को किए समाप्त। आप सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से हल करके आएंगे, उम्मीद करता हूं। और फिर आप सबको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 21 और करेंगे उसका भी सॉल्यूशन। आप सब देखिए और स्क्रीनशॉट ले लेकर और बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आइए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। देखिए ये रहा आपका फाइनली क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि 21 जो है लघु उत्तरीय सेक्शन बी वाला क्वेश्चन है। बहुत 20 तक हम ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं और एक क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 देखिए क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था ये देखो। इसका उत्तर है कि 1919 में, लेकिन 80 शब्दों के लगभग लिखना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं क्वेश्चन लिखा हूँ यानी आंसर कि खिलाफत आंदोलन भारत में 1919 में प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की सुल्तान की हार के बाद शुरू हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लामी खिलाफत की संस्था को बचाना और भारतीय मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना था। और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। तो ये फाइनली रहा 21 का सॉल्यूशन, 21 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो गया? उत्तर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आंसर है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि देखिए लिखेंगे हेडलाइन में कि संघवाद की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
पहला, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार है। ये हो जाएगा आपका हेडलाइन, लिख लीजिएगा। उसके बारे में लिखिएगा कि सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, जैसे केंद्र और क्या राज्य, जैसे केंद्र और राज्य। मैं अभी रुकूंगा और आप सब स्क्रीनशॉट लेकर बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको याद हो सके। देखिए एक दूसरा पॉइंट है कि अलग अलग अधिकार क्षेत्र, यानी ये हो जाएगा आपका हेडिंग अलग अलग अधिकार क्षेत्र। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, परिभाषित होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 देखिए, संविधान की सर्वोच्चता क्या है। संविधान सर्वोच्च होता है और उसके प्रावधानों का पालन सभी स्तरों की सरकारों को करना पड़ता है। आप जानते हैं कि नियम और कानून का पालन, चाहे वो आम नागरिक हो, एसडीएम हो, डीएम हो, दुनिया का सबसे बड़ा पर्सन भी इस नियम को फॉलो करने ही वाला है, क्योंकि जो बना दिया गया एक्ट उसे आप हटा नहीं सकते हैं, फिक्स है कि आप उसे करेंगे। तो देखिए अब ये पॉइंट नंबर 4, न्यायपालिका की भूमिका। न्यायपालिका को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्रों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। मैं वीडियो को बहुत बड़ा बनाना नहीं चाहता हूं मेरे दोस्त, आप सबको मैं दिखा देता हूं और आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जल्दी ही ये शॉर्ट वीडियो के रूप में वीडियो पे जल्दी यूट्यूब पे जल्दी ही अपलोड हो सके। आप क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, उसका ये रहा उत्तर, आंसर ये रहा और आंसर ये सब लिख लीजिएगा। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त लिख कीजिए। ये दोस्त ये क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। किस में आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। 100% इसकी क्या है, गारंटी। आप ये एग्जाम में भी आएगा, केवल प्री बोर्ड में नहीं, बोर्ड में भी आएगा। और आप सब इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जिस प्रकार प्री बोर्ड में क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ सबके सब आ रहे हैं, उसी प्रकार बोर्ड में भी मैं बताऊंगा। फरवरी से बहुत अच्छे से इसके बारे में डीप बताएंगे और सॉल्व करेंगे आप सब जाके, और बहुत अच्छे से बहुत अच्छा रिजल्ट लाके आप अपने पड़ोसी का सर नीचा कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया उसी की सपोर्टेड में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में समझाइए। आंसर रहा आपका है कि जर्मनी का एकीकरण। आप सब आंसर को बहुत अच्छे से यहाँ तक लिखिएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 मैं थोड़ा सा इसको फोल्डिंग करके आपको बता दूँ बहुत अच्छे से कि ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि बेलिज्म में राजनैतिक प्रणाली विश्व के अन्य देशों से कैसी है, अलग है। विश्व देशों से कैसी है, अलग है। और मैं अपने ऑफलाइन बच्चों को बस यहीं तक लिखवाया हूं, क्योंकि वो जल्दी में थे इसलिए मैं यहीं तक लिखवाया हूं। लेकिन आपको फाइनली आंसर यही नहीं बल्कि दूसरे पेज में भी है। आप देखिए दूसरा पेज मैं लेकर आ गया आपके सामने, क्योंकि ये 25वां का ही है। ये क्वेश्चन नंबर 25वें का ही क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25वें का क्या है, आंसर आप देख सकते हैं। सत्ता की साझेदारी, ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है। इसमें से 2-3 पॉइंट आप लिखकर एग्जाम में जरूर आइएगा मेरे दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए, मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। मैं आंसर बता नहीं समझा रहा हूँ, आप सब बहुत अच्छे से याद कर लेंगे इसकी उम्मीद करते हैं। और यहाँ से यहाँ रहा इसका फाइनल आंसर। और फर्स्ट क्लास मेरे यूट्यूब चैनल का जो भी अभी नए स्टूडेंट मेरे देख रहे होंगे उनको बता दूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है यूपी बोर्ड की जीत। और जो बच्चा YouTube चैनल पे पढ़ रहा है और वो एग्जाम में भी जीत रहा है, तो इससे बड़ी खुशी अब कुछ नहीं हो सकती है। आप भी पढ़ो और आप भी जीतो। ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। आइए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 मेरे दोस्त आ गया आपके साथ। अब ज़्यादा इंतजार हुआ आपका समाप्त। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। बहुत आसान। भारत में मतलब कह सकते हैं वैश्वीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है वैश्वीकरण के प्रभाव। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव मिश्रित रहे हैं। और आप यहाँ से किसी भी 3-4 पॉइंट पे लिख सकते हो। एग्जामिनर बहुत वो नहीं रहे होते हैं, आराम से फर्स्ट क्लास चेक कर देंगे। आप 3-4 पॉइंट बस हेडिंग बना कर, जिस प्रकार में इसमें हेडिंग दिखाया हो ना मेरे दोस्त, वैसे ही आप भी हेडिंग बना कर लिख के आना। और फिर कहना कि सर अगर नंबर नहीं आया तो हम चलेंगे आपके साथ, आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे मेरे दोस्त, टेंशन मत लीजिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इसको करते हैं ऐसे करके समाप्त। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को आप देखिए। कह रहा है कि भू संसाधन क्या है, मतलब कह सकते हैं कि ये आ गया कौन सा,
भूगोल। भू संसाधन क्या है? तो भू संसाधन का मैं उत्तर लिख दिया हूँ कि भू संसाधन का तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों में से है जिनमें भूमि, जल, खनिज और वन शामिल है। ये रहा हेडिंग, और इसके बारे में लिखकर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और फाइनली आंसर करके चले आएंगे। अथवा उसके बारे में लिखना है कि चावल की खेती के बारे में, तो चावल की खेती के बारे में आप इतना दर्शा सकते हो कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं उच्च तापमान सामान्यतः 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, उच्च आर्द्रता और 100 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा। इसके बारे में आप ये भी लिख सकते हो। तो फाइनली ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 भी कंप्लीट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है किधर? तो क्वेश्चन नंबर 29 रहा ए मानचित्र संबंधी, यानी मानचित्र संबंधी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह सकते हैं कि 28 के भी क्वेश्चन है, 28 के ही क्वेश्चन है जो आपको बताया था चावल खेती बारे के बारे में। सब 28 क्वेश्चन नंबर 28 के ही है। तो ये रहा मानचित्र संबंधी प्रश्न। आप बहुत अच्छे से मानचित्र संबंधी प्रश्न के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं आपको 28 क्वेश्चन बता दिया हूँ मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सब अपने मतलब सपोर्ट से आगे बढ़ो, खुद मेहनत करो तो आगे जाओगे। सब कुछ मेरे पे डिपेंड नहीं है। तो मिलते हैं फिर और नए वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभ रात्रि आप सबके लिए। आप शुभ रात्रि में बहुत अच्छे से पढ़ो और कल जाके एग्जाम क्वालिफाई करो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। और मैं सबको एक अच्छा बात बता दूं कि आप सबको मार्च कंप्लीट होगा और 1 अप्रैल से अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि YouTube चैनल पे हर वीडियो का क्लास 8 से लेकर 12 तक मैथ का प्लेलिस्ट मिलने वाला है। आप सब अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि इस चैनल से पढ़िए और बहुत अच्छे से क्वालिफाई कीजिए। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।